पारिवारिक रिश्तों की डोर बहुत ही नाजुक होती है, इसीलिए इन रिश्तों को बड़े ही प्यार से संभालना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन ये रिश्ते नाते बिखरना शुरू हो जाते हैं उस दिन कई लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि इंसान पैसों के लिए अपनों का भी खून बहाने के लिए तैयार हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है भरतपुर, और इसी भरतपुर ज़िले का एक कस्बा पड़ता है नवदई, और इसी नवदई कस्बे की रहने वाली है सुधा चौधरी। सुधा, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। सुधा के पति का नाम है पुष्पेंद्र चौधरी। पुष्पेंद्र, जो 1 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। सुधा का एक ही बेटा है अनुराग, जिसकी उम्र है लगभग 14 साल के आसपास। बात कर रहा हूँ मैं 24 जनवरी 2024 की शाम के लगभग 6 बजे के आसपास की। दरअसल सुधा अपने बेटे अनुराग के साथ स्कूटी पर सवार होकर नवदई से जब अपने घर के लिए रवाना होती है, जैसे ही दोनों कासगंज रोड पर मंदिर के पास पहुंचते हैं, अचानक पीछे से 2 लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं और सुधा के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से सुधा की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसके बेटे अनुराग के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आती है। गोली चलने की आवाज़ जब आसपास के लोग सुनते हैं, सब के सब भागते भागते घटनास्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक दोनों अपराधी मौके से फरार हो जाते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी का मुआयना करती है, तो मालूम चलता है कि सुधा के शरीर पर 2 गोलियां लगी हैं। पुलिस जब इस हत्या के बारे में सुधा के बेटे अनुराग से पूछताछ करती है तो अनुराग कहता है कि साहब 2 लोग बाइक पर सवार थे, लेकिन दोनों ने अपने चेहरे पर गमछा लपेट रखा था, जिसकी वजह से मैं उनको देख नहीं पाया। पुलिस सबसे पहले सुधा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर अनुराग की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस फिर से सुधा के घर जाती है और उसके बेटे अनुराग से पूछताछ करती है। पुलिस अनुराग से पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारी मां की हत्या कौन कर सकता है। इस पर अनुराग अपने चाचा मनोज चौधरी का नाम लेता है। अनुराग जैसे ही मनोज का नाम लेता है, पुलिस अब मनोज से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है। लेकिन पुलिस जब मनोज के घर पर जाती है तो मालूम चलता है कि मनोज अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि मनोज अपना घर छोड़कर फरार हो गया है, पुलिस भी ये पूरा यकीन कर लेती है कि शायद मनोज ने ही सुधा की हत्या किया है। इसीलिए पुलिस अब मनोज की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है और आखिरकार 24 घंटों के अंदर ही 25 जनवरी 2024 को जयपुर से मनोज को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है। पुलिस जब मनोज से सुधा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो मनोज भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपना अपराध कबूल कर लेता है। लेकिन मनोज जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक 18 साल पहले, जब पुष्पेंद्र सुधा से शादी करके अपने घर लेकर आता है। पुष्पेंद्र जो CRPF में नौकरी करता है। लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद सुधा एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम अनुराग रखते हैं। लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजर जाता है, उसके बाद पुष्पेंद्र और सुधा के बीच में आए दिन हर छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है तो सुधा भी अपने पति के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होती है। एक दिन जब फिर से दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है तो सुधा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। सुधा जो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की रहने वाली है। सुधा जब अपने मायके में चली जाती है, उसके बाद पुष्पेंद्र भी सुधा को बुलाने के लिए कभी अपनी ससुराल में नहीं जाता है। लगभग 1 साल का और समय गुजर जाता है। सुधा को जब पूरा भरोसा हो
जाता है कि अब उसका पति कभी भी उसको ले जाने के लिए नहीं आएगा, तो दोनों राय मशवरा करके तलाक का पेपर कोर्ट में डाल देते हैं। दोनों जब तलाक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद सुधा भी अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए नवदई इलाके में आ जाती है और यहीं पर किराए का एक कमरा लेकर रहने लगती है और भरतपुर ज़िले में पार्टनरशिप में एक बिजनेस करना शुरू कर देती है, जिस बिजनेस से सुधा भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। लेकिन जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, इधर पुष्पेंद्र दूसरी शादी कर लेता है। पुष्पेंद्र की दूसरी पत्नी का नाम है सुनीता। पुष्पेंद्र जब सुनीता से शादी कर लेता है तो शादी के 1 साल के बाद पुष्पेंद्र को एक और बेटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही साल 2023 आता है, पुष्पेंद्र की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। पुष्पेंद्र जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद पुष्पेंद्र के माता पिता सुनीता की शादी पुष्पेंद्र के छोटे भाई मनोज से कर देते हैं। मनोज जो खेती किसानी का काम करता है। मनोज भी सुनीता से शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि मनोज को लगता है कि पुष्पेंद्र की नौकरी से जो पैसा है वो सारा पैसा सुनीता को मिल जाएगा और उसकी जगह अनुकंपा के तहत सुनीता के बेटे को नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुष्पेंद्र के सरकारी पैसे की पहली किस्त इधर सुधा को मिल जाती है। सुधा को जैसे ही पैसा मिल जाता है, मनोज एकदम से गुस्से में आ जाता है। मनोज को अपनी ज़िंदगी अपनी नज़रों के सामने ही बिखरती हुई दिखाई देती है। ये पूरा क्लियर हो जाता है कि पुष्पेंद्र की जगह अनुकंपा के तहत नौकरी पुष्पेंद्र की पहली पत्नी सुधा के बेटे अनुराग को मिलेगी और वो सारा पैसा भी सुधा को ही मिलेगा, क्योंकि पुष्पेंद्र ने सुनीता से जो दूसरी शादी किया था वो कानूनी तौर पर सही नहीं थी। जैसे ही ये क्लियर हो जाता है, मनोज अब काफ़ी गुस्से में आ जाता है। मनोज उसी दिन ही सुधा को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। मनोज ये सोचता है कि अगर उसने सुधा को इस दुनिया से हटा दिया तो पुष्पेंद्र का जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा सुनीता को मिल जाएगा और अनुकंपा के तहत सुनीता के बेटे श्रवण को नौकरी भी मिल जाएगी। इसीलिए मनोज सुधा को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सुपारी किलर की तलाश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी मनोज को कोई शूटर नहीं मिलता है। मनोज को जब कोई भी शूटर नहीं मिलता है, एक दिन मनोज सुनीता के मायके उत्तर प्रदेश के मथुरा जाता है और सुनीता के भाई माधव और शिशुपाल से मुलाकात करता है और फिर इन दोनों से सुधा को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है। माधव और शिशुपाल भी सुधा को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बदले में मनोज से 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। मनोज भी 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही ये डील पक्की हो जाती है, माधव और शिशुपाल एक नाबालिग बच्चे को हायर करते हैं और फिर सुधा को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करते हैं, 24 जनवरी 2024 की शाम के समय। दरअसल सुधा हर रोज़ ही अपने घर से भरतपुर में जाती थी। अपना बिजनेस करने के बाद भरतपुर से बस के माध्यम से नवदई में आती थी और फिर नवदई से अपने बेटे के साथ स्कूटी के माध्यम से अपने घर जाती थी। 24 जनवरी 2024 को भी सुधा जब भरतपुर से बस पकड़कर नवदई में शाम के करीब 6 बजे के आसपास पहुंचती है, उसका बेटा अनुराग पहले से ही स्कूटी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुधा अपने बेटे अनुराग के साथ स्कूटी पर बैठकर अपने घर के लिए रवाना होती है, कासगंज रोड पर जब मंदिर के नज़दीक पहुंचती है, इधर शिशुपाल भी सुधा का पीछा करने लगता है। जैसे ही वो दोनों मंदिर के नज़दीक पहुंचते हैं, शिशुपाल आगे जाकर उसका रास्ता रोक लेता है। इससे पहले कि सुधा कुछ समझ पाती, वो लड़का सुधा के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से सुधा की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद शिशुपाल मनोज के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि काम हो गया है। इधर मनोज को जैसे ही मालूम चलता है कि सुधा इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, मनोज भी अपना घर छोड़कर फरार हो जाता है। वाकई में मनोज जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस अनुराग की तहरीर पर माधव और उसके भाई शिशुपाल और उसके साथ साथ उस नाबालिग लड़के को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन सब के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।